Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg and in this video you are going to learn about epistasis and its types, dominant epistasis and recessive epistasis, essential topic from exception to Mendel's laws. Okay, so first of all we will start from what is epistasis. So when one gene inhibit the expression of other gene, this phenomenon is called epistasis. Means जब जीन इंटरेक्शन करते हैं तो एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर देता है, दबा देता है, तो उसको एपिस्टेसिस बोलते हैं. In the phenomenon of epistasis, various genes are involved and the ratio obtained in F2 varies according to the number of genes involved in epistasis and whether the epistatic gene is dominant or recessive. मतलब जो हमें F2 जनरेशन मिलेगी तो उसमें क्या रेशो ऑब्टेन होगी, तो वो रेशो डिपेंड करेगी कि कितने नंबर ऑफ जीन्स एपिस्टेसिस में इन्वॉल्व हुए हैं और वो जो जीन एपिस्टेसिस कर रहा है वो जीन डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है. The gene which inhibit the expression of other gene is called epistatic gene and the gene whose expression is inhibited is called hypostatic gene. मतलब जो जीन दूसरे के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करता है उसको एपिस्टैटिक बोलते हैं और जिसका एक्सप्रेशन इनहिबिट होता है उसको हाइपोस्टैटिक जीन बोलते हैं. ओके, सो अभी हम बात करेंगे डोमिनेंट एपिस्टेसिस की. When epistatic gene is dominant, then ratio of F2 varies according to the number of genes involved. For example, in white leghorn chicken, gene capital C produces color and gene capital I, which is also dominant, prevent expression of the gene capital C. So it means कि जो capital C है वो capital I की presence में अपना color नहीं देगा. Okay, so this is the example of dominant epistasis. Now you can see here the Punnett square which is showing the result of dominant epistasis in white leghorn chicken. तो यहाँ पे जो रेशो हमें मिल रही है वो है 13:3, मतलब 13 वाइट है, ओनली 3 कलर हैं. तो 3 फिनोटाइप जो कलर है हमारे पास वो सिर्फ वही हैं जहाँ पे कैपिटल आई का प्रेजेंस नहीं है. ओके, तो आप देख पा रहे हैं जो कलर है मतलब तो वो वहीं पे कलर हैं, यहाँ पे सी जहाँ पे जो जीन आई है वो दोनों स्मॉल हैं. सो व्हेन F1 हाइब्रिड कैपिटल C स्मॉल c कैपिटल I स्मॉल I आर अलाउड इंटरब्रीडिंग, देन इन F2 जनरेशन 13 white and 3 colored chickens are found. Only those individual are colored who has at least one gene for color, that is capital C, एंड नो एपिस्टैटिक जीन दैट इज कैपिटल आई. तो जिसके पास कैपिटल आई नहीं है और सी एटलीस्ट एक कैपिटल है तो वहीं पे कलर प्रोड्यूस हुआ है. सो सिमिलर एग्जांपल इज इन समर स्क्वैश प्लांट विच इज ऑल्सो नोन एज कुकर बीटा पीपो. जीन कैपिटल ए इज एपिस्टैटिक जीन फॉर जीन वाई which gives येलो कलर एंड जीन स्मॉल वाई विच गिव्स ग्रीन कलर. तो मतलब जो यहाँ पे कैपिटल ए है डोमिनेंट एपिस्टैटिक जीन, तो ये जीन कैपिटल वाई येलो कलर एंड जीन स्मॉल वाई ग्रीन कलर दोनों को ही इनहिबिट कर रहा है. सो यहाँ पे जो रेशो हमें F2 जनरेशन में ऑब्टेन होगी दैट विल बी 12:3:1, 12 वाइट 3 येलो 1 ग्रीन. ओके, fruits with genotype capital A capital Y and capital A small y will be white, while small a capital Y and small a capital Y small y will be yellow, and small a small y genotype will be green in color. Similar interaction of gene is found in coat color in dogs also. तो dogs में भी हमें जो रेशो ऑब्टेन होएगी वो होएगी 12:3:1. ओके, तो नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं पनेट स्क्वायर इन द समर स्क्वैश प्लांट. तो समर स्क्वैश प्लांट में देखिए आप कि यहाँ पे जो F2 की रेशो है वो 12 वाइट है, 3 येलो है, 1 ग्रीन है. ओके,
तो जो हमें बेसिकली येलो या ग्रीन मिले हैं वो वहीं पे आए हैं जहाँ पे दोनों ए स्मॉल है। ओके, तो यहाँ पे कैपिटल ए है, वहाँ पे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई ने अपना एक्सप्रेशन नहीं दिया। In dogs, coat color black is due to dominant gene capital B and brown color is due to its recessive allele B। तो स्मॉल b के कारण जो कलर है वो है ब्राउन और कैपिटल B के कारण जो कलर है वो है ब्लैक। तो जहाँ पे भी जो एपिस्टैटिक जीन कैपिटल I है वो प्रिवेंट करता है एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल B एंड स्मॉल b। सो हेयर ऑल्सो रेशो ऑब्टेन्ड विल बी 12:3:1, 12 white, 3 black, 1 brown। Here is the Punnett scale showing the expression of genes in dog। तो यहाँ पे भी जो रेशो है वो 12:3:1 फिनोटाइपिक रेशो है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो कलर यहाँ पे ब्लैक और ब्राउन कलर आया है तो वह वो कलर वहीं पे आया है जहाँ पे दोनों आई स्मॉल है। ठीक है, तो जिस जीनोटाइप में कैपिटल आई है तो उस जीनोटाइप में कैपिटल बी या स्मॉल बी ने अपने कलर को प्रोड्यूस नहीं किया। सो नेक्स्ट हमारा आता है रिसेसिव एपिस्टेसिस। व्हेन एपिस्टैटिक जीन इज रिसेसिव देन रेशो ऑफ F2 जनरेशन इज 9:3:4। फॉर एग्जाम्पल इन माइस जीन कैपिटल बी प्रोड्यूसेस ग्रे कलर एंड जीन स्मॉल ए प्रिवेंट पिगमेंट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो प्रिवेंट कर रहा है वो खुद स्मॉल है, तो इसलिए इसको बोलते हैं रिसेसिव एपिस्टेसिस। सो एन स्मॉल ए इंडिविजुअल विल नॉट हैव एनी कलर, क्योंकि यहाँ पे जो स्मॉल है वो एपिस्टैटिक जीन है। इन अ क्रॉस बिटवीन कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल ए हाइब्रिड इन F2 जनरेशन 9 ग्रे 3 ब्लैक 4 वाइट माइस आर प्रोड्यूस्ड। एनी माउस विद कैपिटल बी एंड कैपिटल ए विल बी ग्रे। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसका पनेट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कैपिटल बी है या फिर कैपिटल ए है तो वहाँ पे कलर प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन यहाँ पे दोनों ए स्मॉल हैं तो वहाँ पे कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ए स्मॉल हैं तो इसका मतलब इसने कैपिटल बी और स्मॉल बी के कलर को एपिस्टैटिक किया है, मतलब उसको दबाया है और उसका कलर जो आया वो है अल्बिनो, दैट इज वाइट। Means mouse having two small a genes will always be albino and mouse with two small b genes and at least one a gene will be black in color। So बच्चे कंपटीशन एग्जाम में इसके कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि रेशो 13:3 और 12:3:1 इंडिकेट व्हाट, देन आंसर विल बी डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अगर क्वेश्चन आता है कि रेशो 9:3:4 indicate what, then answer will be recessive epistasis। तो ऐसे क्वेश्चन नीट एग्जाम में या और कम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।